नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हार्ड टॉक के साथ मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी सियासत में बयान तो बहुत दिए जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो स्टक है, इसमें कोई भी आगे मूव करता नजर नहीं आ रहा। फॉर इंस्टेंस एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इस ख्याल का इजहार किया है कि नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जा सकता है, हुकूमत को असेंबली में खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। जरा सुनते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा क्या। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर बहुत ऑफ लोग की बातें की जा रही, कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनमें फाके राय भी हो रहा है, तो समझता है इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह। सर क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा हो। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है जो हालात हैं अवाम के, इसमें इनसे कुछ नहीं हो सकता। यानी आसिफ अली जरदारी साहब उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, चाहते हैं कि इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाए, लेकिन कोई लाहे अमल, कोई स्ट्रैटेजी, कोई वे फॉरवर्ड, कोई रोड जो है वो नहीं देते। दूसरी तरफ पीएमएलएन के पास खासी एक हमें कंक्रीट, एक बेहतर हिकमत अमली स्ट्रैटेजी नजर आती है। वो मसलसल ये फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर जोर दे रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो अखबारों की जीनत बनी है, जहां वो कह रहे हैं कि जो 8 एडिशनल वॉल्यूम्स हैं जो ईसीपी की स्क्रूटनी कमेटी ने पब्लिक नहीं किए, उन्हें पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि उन 8 वॉल्यूम्स में क्या है। तहरीक इंसाफ की समझती है कि गालिबन वो 8 वॉल्यूम्स जो है वो प्राइवेट हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, बिकॉज वो बाबर जो थे, अकबर एस बाबर जो थे, उनके डेटा में वो चीजें शामिल नहीं थी। इस हवाले से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अवासी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो खासी जबरदस्त है। इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बैरून मुल्क कंपनियाँ भी चलाता है, वहाँ पैसे भी इकट्ठे करता है। एक बैंक की स्टेटमेंट, एक कंपनी का अकाउंट इमरान खान ने मुहैया नहीं किया। जो 26 अकाउंट थे उनमें से सिर्फ 4 डिक्लेयर किए गए। दफ्तर के मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे भेजे गए और उसकी इजाज़त देने वाले आज मुल्क के सदर और वज़ीर-ए-आज़म हैं, और नैब का चेयरमैन खामोश बैठा है। लेकिन नाज़रीन इसके जवाब में हुकूमत ने लिया है कि असल मसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप से है। शहबाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे हैं, और हुकूमत का जवाबी वार यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो गारंटीज अदालत में दे रखी थी, जो बॉन्ड जमा करवाया रखा था, वक्त आ चुका है कि उस पर अदालत के सामने अदालत से रजू किया जाए। और बहुत ही वसूख से इस चीज़ का ऐलान किया है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब। शहबाज साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रजू करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब ने खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए, उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी, और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया। जो ड्रामा यहाँ पे रचाया गया था वो ड्रामा दुरुस्त नहीं था। नाज़रीन, मुझे तो ये लगता है ये सब कुछ सुन के कि बयानबाजी बहुत है, एक दूसरे को थ्रेट किया जा रहा है, प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत आगे मूव नहीं कर पा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक स्टेटमेंट ये भी दे दी है, उन्होंने कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, और जो इसके मामले में मफरूज़े फैलाए गए थे वो गलत साबित हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एलाइज उनके साथ हैं। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि पीएमएलक्यू, एमक्यूएम और जीडीएम के साथ हैं, और फाइनेंस बिल जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है अगले कैशे के लिए, उसे वो मंजूर करा पाएंगे। तो क्या ये सियासत ऑपोजिशन आगे इसको चला पाएगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ तीनों सियासतों के रहनुमा मेरे साथ हैं। हुकूमत पंजाब के स्पोक्स पर्सन जनाब हसन खाबर साहब मेरे साथ हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन पीएमएलएन के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ हैं। जब भी पीएमएलएन की इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, तारिक फजल चौधरी साहब भी उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी के इंसाइडर हैं, वो भी मेरे साथ हैं। और पंजाब के एक्स गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ होंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने हमेशा पीपल्स पार्टी को डिफेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, और वो इन मामला से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, चूंकि ज्यादा मजबूत स्टैंड आपकी पार्टी का है,
8 वॉल्यूम्स के हिसाब से जो शहबाज शरीफ साहब की जो डिमांड है वो अखबारों का हेडलाइन भी बन रही है, उसके ट्वीट्स भी चल रहे हैं, वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। इन 8 वॉल्यूम्स में आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिससे आपको सियासी तौर पर बहुत फायदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, बात यह है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्लोगन है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, हम उस स्लोगन के साथ हैं। एक पाकिस्तान जिसमें अदल और इंसाफ का वो निज़ाम हो जो ऊपर से लेके नीचे तक हर पाकिस्तानी के लिए एक हो। एक पाकिस्तान में जब एक वज़ीर आज़म को इस बुनियाद के ऊपर, इलेक्टेड वज़ीर आज़म को इस बुनियाद पे घर भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपके पासपोर्ट पे दुबई का एक वीज़ा लगा हुआ है, रेजिडेंट वीज़ा जिसे अकामा कहते हैं, ये बुनियाद थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने की और ताहयात नाअहल करने की। और ये कि जनाब आर्टिकल 62, 63 वो सारा कि जी ये उसमें पूरे नहीं उतर रहे। अब उसी एक पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में, उन्होंने जो अपनी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, जो अपना असासे आप कहें, जो आप अपनी डिक्लेरेशंस कहें, जो अकाउंट्स डिटेल्स कहें, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो दी हैं वो उन्होंने 4 जमा कराई हैं। ये मैं नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूं कि हम हर साल अपनी पार्टी के तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स वो इलेक्शन कमीशन को देने के पाबंद हैं, वरना वो पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं रहती जो हर साल अपने अकाउंट्स की डिटेल इलेक्शन कमीशन को नहीं देती। हम इस्लामाबाद में जमा कराते हैं अपनी पार्टी की मरकज़ में, तो जनाब डिटेल्स दी जाती हैं 4 अकाउंट्स की। उसके बाद इनकी अपनी पार्टी के एक फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर साहब एक केस करते हैं जनाब कि झूठ बोला गया है और अकाउंट्स में बहुत बड़ा घपला है अरबों का, और ये कई साल तक ये केस चलता है। इस पे इल्तवा लिया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काम नहीं करने दिया जाता। कभी स्टे ले रहे हैं, कभी डिटेल नहीं दे रहे। और उसके बाद एक स्क्रूटनी कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। वो स्क्रूटनी कमेटी जब काम शुरू करती है तो इन्हीं की गवर्नमेंट में, इन्हीं का स्टेट बैंक जिन अकाउंट्स की तफसील जारी करता है वो ये है कि 4 अकाउंट नहीं बल्कि 26 अकाउंट हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी क़यादत ने झूठ बोला। उन्होंने अपने 26 में से 4 निकालें तो 22 बनते हैं, 22 अकाउंट्स छुपाए और करोड़ों रुपए की उसमें गबन की, छुपाने की, जालसाजी, जो भी आप लफ्ज़ कहें, वो भी स्क्रूटनी कमेटी को रिपोर्ट पेश की गई है कि ये करोड़ों रुपए इसमें छुपाए गए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप हर साल मुसलसल पिछले 6 साल, 7 साल, ये 5 साल की रिपोर्ट है, आप इलेक्शन कमीशन से झूठ बोलते रहे हैं, आप एक आईनी इदारे से झूठ बोलते रहे हैं, आप स्टेट से झूठ बोलते रहे हैं कि हमारे पास 4 अकाउंट हैं आपके पास 26 अकाउंट, उसमें भी जनाब गबन है, उसमें भी चोरी है और फ्रॉड है। तो क्या आप सादिक और अमीन हैं? जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी हमें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक अलग बात है कि किसने दिया और उनके पास सादिक और अमीन होने का कितना सर्टिफिकेट था, लेकिन ये बात इनकी अपनी गवर्नमेंट में, इनके अपने इदारों ने बनाई हुई रिपोर्ट के मुताबिक ये सादिक और अमीन कहलाने के लायक नहीं है, डिसऑनेस्ट साबित हो चुके हैं। और ये इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं है, ये एक आप ये कहें कि टेक्निकल मैटर है, और इस टेक्निकल मैटर के ऊपर ये आप क्वालिफाई नहीं करते टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और जब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो ही डज नॉट क्वालिफाई टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसकी बड़ी सिंपल सी डिटेल है डॉक्टर साहब। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हसन खावर साहब आप सुन रहे हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब से भी इसमें पूछ लेते हैं, बिकॉज लतीफ़ खोसा साहब जो हैं पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, लातादाद केसेस में पीपल्स पार्टी के लीडरान जहां पर बड़े सीरियस और संगीन इल्जाम लगे उन्हें लतीफ़ खोसा साहब ने डिफेंडेंट के राइट से भी वाकिफ हैं। लतीफ़ खोसा साहब, ये जो चार्जशीट दी है PMLN ने, अगर आप इसको एक वकील की हैसियत से देखें, आप समझते हैं कि ये चार्जशीट के नतीजे में अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हालांकि पार्टी फंड्स हैं, सादिक अमीन नहीं रहे, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, या उनके ऊपर वही चीज़ अप्लाई होती है जो नवाज शरीफ साहब पे अप्लाई होती थी? देखिए, ये तो एक मुसल्लम सी बात है। आर्टिकल 62 और 63, आर्टिकल 62F जो आर्टिकल 62(1)(f)
आइन का जो है वो तो इसी चीज़ का मुतकाज़ी है, क्योंकि मैं खुद बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं खुद ये जो है 4 साल तक देता रहा हूँ अपने पार्टी के जितने भी हमारे आमदनी है, जितनी हमारी रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी फंडिंग होती है, वो सारा आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ता है। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर फॉरेन फंडिंग भी हो तो जिसको आप जस्टिफाई करते हो, कुछ ऐसे फंडिंग है जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग हो, जिसकी मैं अभी आपको थोड़ी सी तफसील भी बता देता हूं, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी ही बैन होती है। ये मोहतरम सिर्फ इमरान खान साहब ये सादिक और अमीन नहीं रहते, वो एक उनके तस्दीकी सर्टिफिकेट से पार्टी के ये एसेट्स और डिक्लेरेशन और आमदनी और ये तमाम चीज़ें अकाउंट्स वगैरह देने होता है, पार्टी का सरबराह उसका जिम्मेवार होता है। एक तो वो रहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में वो सादिक और अमीन नहीं है, इसलिए कि वो उन्होंने झूठ बोले रखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इस तरीके से उन्होंने अपने फंडिंग 26 फंडिंग को इख्फा किया। ये किसी सियासी उनके मुखालिफ ने नहीं किया, किसी मुतहारिब ने नहीं किया है। अकबर जो बाबर हैं उनके बुनियादी वजाहत चाहिए मुझे वो दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क जजमेंट की हनीफ अब्बासी केस में, जिसमें उन्होंने फॉरेन फंडिंग को और प्रोहिबिटेड फंडिंग को डिफरेंशिएट किया। फॉरेन फंडिंग वो है जिसको कोई स्टेट एंटिटी यानी CIA या USAID या डिफेड या रॉ या कोई इजराइल की एजेंसी या कोई फॉरेन गवर्नमेंट करती है जिसका मकसद है कि कुछ हासिल किया जाए। प्रोहिबिटेड फंडिंग ये है कि अगर आप बाज ऐसी एंटिटी से ले लेते हैं, फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उनसे आप फंडिंग ले लेते हैं, वो फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कॉन्फिस्केट कर सकता है बहक सरकार की, ये गलत हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर कोई साजिश तो साबित नहीं होती। अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एहसास है कि वो केस वीक है। अब आप लोग ये चाह रहे हैं PML एंड PPP कि आप ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर सादिक अमीन नहीं रहे और 62(1)(f) का आप सहारा लेना चाह रहे हैं। एम आई करेक्ट सर इन माई अंडरस्टैंडिंग? जब आप 62(1)(f) की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपको उम्मीद नहीं है कि ECP कुछ डिलीवर कर सकेगी इसमें? नहीं 62(1)(f) तो अपनी जगह पे हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो है ये ऐसी फंडिंग है जिसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें अगर कोई, देखिए, अगर तो कोई पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट जो है वो वहाँ से आपको चंदा देता है आपकी मोहब्बत में, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो की जो है उसमें, या आपके मुल्क को मदद करने के लिए, वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए वो फंड देता है, वो तो जस्टिफाइड है। लेकिन उसका भी जिक्र करना, वो आपने ठीक कहा, वो अगर जिक्र नहीं है तो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। दूसरा ये है कि मल्टी कंपनीज हैं, ज्यूइश कंपनीज हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके इंटरेस्ट मुतहारिब हैं आपकी रियासत के मफादात से, वो मुतसादिम हैं। ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो रियासती मफाद के मुतसादिम हैं। साहब ऐसी कोई कंपनीज के नाम आप बता सकते हैं जो बड़ा इसराइली हैं, ज्यूइश हैं? आरिफ नकवी साहब की कंपनी देखिए, बड़े आराम से जो है एक जो स्क्रूटनी कमेटी थी उन्होंने उससे एहतराज किया। शॉर्ट ऑफ दैट वो रुक गए, क्योंकि उनके मैंडेट में ये नहीं है, उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई कर दिए। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना है उन कंपनीज ने जिन्होंने इन्हें फंड दिए हैं, क्या उनके जो है मुफादात मुतहारिब हैं पाकिस्तान की रियासत से, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना है। और ऐसे यकीन कीजिए पिरदार साहब, ऐसे फंड्स हैं जो इनके पास आए हैं जिसमें जो है ज्यूइश लॉबी भी है, जिसमें दूसरी इंडियन लॉबी भी है, जिसमें दूसरे मल्टीनेशनल हैं जिनके क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जाहिर है वो क्यों कर देंगे इमरान खान को फंड्स, जब तक उनको ये नहीं होगा कि इसमें से हमें बहुत ज्यादा डिविडेंड और मफाद मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का इल्जाम है सर। इसकी कोई एविडेंस वैसे हमने देखी नहीं है सर, आई मस्ट से, एज अ टेलीविजन एंकर एंड मॉडरेटर। लेकिन आपका पॉइंट आ गया है सामने। हसन खाबर साहब, ऐसा लगता है कि PPP और PMLN अब एक मल्टी डायमेंशनल केस बना रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, मतलब जिसको फिश में वाइड नेट फेंक रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके आंकड़ा, कहीं ना कहीं जाके हुक फंसेगा। इस पे अब आपका क्या जवाब? देखिए, ये इल्ज़ामात नहीं है, ये नामुकम्मल ख्वाहिशात हैं, और ये नामुकम्मल ख्वाहिशात के होने से अगर कानून बदल जाते, हक़ाइक़ बदल जाते, तो शायद ये फसाना हकीकत का रूप धार जाता।
लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि ये बयान शुरू हुआ और इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग भारत और इसराइल और यहूदी लॉबी और ये कर रही हैं। उसके बाद अकबर एस बाबर की पिटिशन आई। अकबर एस बाबर की पिटिशन बेस करती थी एक और स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पे, जो उनके मुताबिक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट थी SN&SN कंपनी की। स्क्रूटनी कमेटी ने जब उस रिपोर्ट को देखा, उसको परखा, उसको जांचा, तो उन्होंने कहा कि एक तो ये रिपोर्ट साइन नहीं है और दूसरी ये रिपोर्ट स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट की हैसियत नहीं रखती। और उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा कि जो पिटिशनर था, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर था, तो वो अपना केस वेरीफाइबल कोई सोर्स नहीं दे सका और साबित नहीं कर सका। जब ये और इसमें किसी किस्म की कोई भारत, इसराइल, फॉरेन एडेड बात सामने नहीं आई। अच्छा, अब अभी आपने लतीफ़ खोसा साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि इसराइल जूश कंपनीज, अभी आपने सुना लतीफ़ खोसा साहब? मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो आपसे कहा कि वो इल्ज़ाम नहीं है, नामुकम्मल ख्वाहिशात है ना, क्योंकि यहीं से तो केस शुरू हुआ था। अब वो रिपोर्ट में तो नहीं मिला। अच्छा, कानून इस पर बड़ा क्लियर है और आपने, शुक्रिया कि आपने केस का हवाला भी दिया, बड़ा रेलेवेंट, कि फॉरेन एडेड जो है पॉलिटिकल पार्टी वो एक और चीज़ है, फंडिंग फ्रॉम प्रोहिबिटेड सोर्सेज अलग है। जब ये रिपोर्ट आई तो पहली चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ के अंदर भी जो 40,000 हमारे डोनर्स थे उसकी डिटेल दी गई। अब जब अपोजिशन पार्टीज़ को ये पता चला कि ये तो अब केस खड़ा नहीं रहा और खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो अब इस वक्त मैक्सिमम माइलेज इससे लेना चाह रहे हैं शोर करके। लेकिन ये अपने पाँव पे ज़्यादा देर ये बयानिया खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये केस आगे बढ़ना है। और ये जो सारी इनकी ख्वाहिशें थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाएगी और ऐसे ही, ये तो बिल्कुल केस ख़त्म हो गया। अब आती है बात जो आपने फिर उस तरफ इशारा किया कि अब ये अगले मरहले की तरफ जा रहे हैं कि ये जो प्रोसीजरल कुछ चीज़ें हैं इनको निकाल के ये साबित किया जाए कि जी सादिक और अमीन है या सादिक और अमीन नहीं है। सादिक और अमीन का क्राइटेरिया आइन में लिखा है और उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका फ़ैसला करना है अदालत ने। तो उसका फ़ैसला मैं इधर बैठ के या आप या हमारे जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान आए हुए हैं ये तो नहीं बैठ के कर सकते। तो अगर इनको लगता है कि जी आर्टिकल 62 अप्लाई होता है तो कोर्ट में चले जाएं, लेकिन कोर्ट में ये जाएंगे नहीं क्योंकि इनका केस कोई है नहीं। तो आपको कैसे पता है कि नहीं जाएंगे? रह गई बात उन अकाउंट्स की, मुझे पता है, आप देख लीजिएगा, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पिछले 5 साल का, जो ये कहते हैं वो करते ही नहीं है। तो इसलिए इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जिन प्रोसीजरल चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके बारे में फवाद चौधरी साहब बड़ी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद पार्टी है जिससे आप जो सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब देते हैं, सवाल का जवाब सवाल से नहीं देते। आज तक वो जो शहबाज शरीफ वाला केस था उसका जवाब नहीं आया। किसी पार्टी के बंदे ने आकर उन जो इनके लोगों पे था कि 16 अरब रुपये आया है, किसी बंदे ने जवाब नहीं दिया। लेकिन पहले दिन जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग सामने आई, हम लोगों ने सामने आकर प्रोएक्टिवली कहा कि जी ये इस बात का जवाब है, अभी इलेक्शन कमीशन ने उसको मजीद देखना है। लेकिन आपने देखा ना कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी को वो जो 8 वॉल्यूम्स एडिशनल हैं उन्हें पब्लिक करना चाहिए, राइट? और यही चीज का बहुत इस पे केस बिल्डअप किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पे, जो सुन रहे हैं आपको। क्या वजह है कि वो जो 8 वॉल्यूम्स हैं, क्या उस 8 वॉल्यूम में, और क्यों नहीं आप उन 8 वॉल्यूम्स को पब्लिक होने दे रहे? क्या मसला है, क्यों नहीं किया स्क्रूटनी कमेटी ने पब्लिक? देखिए, ये तो स्क्रूटनी कमेटी से पूछने वाली बात है, मेरे तो दस्तरस में नहीं है ना, मैंने वो 8 वॉल्यूम पढ़े हैं। मैं तो ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ और बिलीवर भी हूँ। कर दे इलेक्शन कमीशन अगर करना चाहता है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। तो लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें। क्या होगा, देखिए, जब 8 वॉल्यूम जो अपेंडिसेस होते हैं उसकी फाइंडिंग्स जो उन्होंने ड्रॉ की वो तो उनकी रिपोर्ट के अंदर है ना। रिपोर्ट में लिख दिया कि क्या चीज़ है, सब चीज़ से क्या ड्रॉ किया है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल नॉइज क्रिएट करने की ये स्ट्रेटजी चल नहीं रही, चल पा नहीं रही। अच्छा, ये सारी कहानी ब्रेक से पहले जरा तारिक फजल चौधरी साहब का इस पे व्यू ले। तारिक फजल चौधरी साहब, आप लोगों को क्या लगता है कि उन 8 वॉल्यूम्स में क्या है? बिकॉज मैंने वकीलों से पूछा है, वकीलों ने ये कहा है कि अकबर एस बाबर के एक्चुअल जो सारी सबमिशन थी, पिटिशन थी, उसमें ये फैक्ट्स नहीं थे। ये फिर स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक से अपना रिकॉर्ड मांगा और चूंकि स्टेट बैंक ने वो रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को दिया है, स्क्रूटनी कमेटी एज पर बैंकिंग लॉज एंड एज पर द लॉज ऑफ पाकिस्तान
ये 8 वॉल्यूम्स को सिर्फ ईसीपी को सामने रख सकती है या गवर्नमेंट को दे सकती है, वो इसको पब्लिक नहीं कर सकती डिबेट के लिए। तो इन 8 वॉल्यूम्स पे आपको क्या नजर आ रहा है और क्यों आप चाह रहे हैं? ये तो उनके राइट्स हैं, वो कैसे एक्सपोज करेंगे? और ये स्क्रूटनी कमेटी उनको एक्सपोज कर ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब, हमारे भाई खावर साहब ने बड़ी फसाद और बलागत से और उर्दू के बड़े अच्छे इस्तारे और मुहावरे इस्तेमाल किए हैं। उर्दू दान लगते हैं, माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं। तो मैं पढ़े लिखा आदमी, छोटा सा एक मिसरा सिविल सर्वेंट रह चुके हैं सर। जो आपने गुफ्तगू फरमाई, मैं सिर्फ उस पर इतना अर्ज कर सकता हूँ कि इस सादगी पे कौन न मर जाए या मेरे खुदा, कि उन्होंने कहा कि ये केस ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ ख्वाब हैं और ये सिर्फ अफसाने हैं और सारी बात। और उसी के साथ आपके सवाल को मैं लिंक कर लेता हूँ। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या डॉक्टर साहब शाया हो सकती है, नहीं हो सकती, किसने देखनी है किसने नहीं देखनी, ये एक अलग बहस है, एक टेक्निकल डिबेट है, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन बहुत सादा सा मुकदमा, चूँकि हमारे नाजरीन करोड़ों की तादाद में आपके प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो मैंने बड़े सादा सा मुकदमा बिल्ड किया है और फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अकाउंट्स की डिटेल इलेक्शन कमीशन को देती रही है और इन्हीं का स्टेट बैंक बता रहा है कि इसके अकाउंट्स 4 नहीं है 26 हैं। ये सादा सी बात है और ये रिपोर्ट आपकी आ चुकी है। ये तो मुस्तरद बात, ऐसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उसके बाद जो गैर मुल्की कंपनीज इमरान खान साहब की और वहाँ से फंडिंग के लिए कायम की गई, उसे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। अपने 4 मुलाजमीन को इन्होंने अपनी जो फाइनेंस कमेटी थी, जिसके इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अलाउ किया कि मुलाजमीन के अकाउंट्स में बराह रास्त फंडिंग आए। ये वो फैक्ट्स हैं जो इनकी स्क्रूटनी कमेटी ने दिए हैं। बाकी अगर इसमें कोई बात छुपाने वाली नहीं है तो मैं तो ये समझता हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी को छोड़ें, गवर्नमेंट को तो इस रिपोर्ट को खुद शाया करना चाहिए कि जनाब ये फैक्ट्स हैं। इसमें कौन सा ऐसी बात है, कौन सा ऐसा फिगर्स हैं जो हमारे खिलाफ जाते हैं। और फिर आप ये देखें कि मैं अब फिर वो रेपिटिशन हो जाएगी कि इस केस की, फॉरेन फंडिंग केस की, इलेक्शन कमीशन में जो समाअत होती रही है, मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर स्टे लिए हैं कि समाअत को रोका जाए। डॉक्टर साहब, अगर एक केस का फैसला मुझे पता हो कि मेरे हक में होना है तो मैं तो चाहूँगा कल से आज फैसला हो, रोज़ाना की बुनियादों में समाअत हो। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि इसमें मेरे खिलाफ फैसला होगा तो मैं यकीनन उसे ताखीरी हरबे इस्तेमाल करूँगा। तो ये तो सामने की बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और फिर उसके बाद ये बात इनकी ठीक है कि ये फैसला हमने तो हकाइक बताए हैं। इनकी रोशनी में जब ये केस किसी स्पेसिफाइड फोरम पे जाएगा, अदालती फोरम पे जाएगा, तो ये फैसला यकीनन अदालत ने करना है। ये बात मैं मानता हूँ कि 62-63 पे वो पूरे उतरते हैं या नहीं, लेकिन जो हकाइक हमारे सामने है उसके मुताबिक तो ये 62-63 वाला मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और इसमें खोसा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है ये बैन होती है। बाकी जो टेक्निकल बातें हैं खोसा साहब वो मुझसे बेहतर आपसे करेंगे, लॉ पॉइंट्स। तारिक फजल सर मेरे साथ रहें सर, जाइए ना, मेरे साथ रहें, एक ब्रेक हम ले लें बड़ी क्विक, उसके बाद वापस आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक कॉन्टेस्ट है। ऑपोजिशन की जमातें यकीनी तौर पे समझती हैं कि फॉरेन फंडिंग केस पे अगर जोर दिया जाए तो उसमें से कुछ ना कुछ जो है निकल सकता है, एक एटमॉस्फेयर जो है वो बन सकती है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बड़ी इंटेलिजेंट डिबेट हो रही है। पर्सनली तौर पे मैं इस डिस्कशन को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। 3 बहुत इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट मेरे साथ हैं। लतीफ खोसा साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब PMLN से मेरे साथ हैं, लतीफ खोसा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, और हसन खाबर साहब जो है वो सीनियर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्पोक्स पर्सन है। मैं लतीफ खोसा साहब की तरफ अगर आऊँ, लतीफ खोसा साहब 2-3 चीजें हैं, चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और डिफेंडेंट्स के राइट से भी आप बड़े वाकिफ हैं। अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने जो बात की है 8 वॉल्यूम्स की, मुझे ये समझ आती है और मैं आपसे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पूछना चाहता हूँ, ये 8 वॉल्यूम तो स्क्रूटनी कमेटी ने हासिल किए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तहरीक इंसाफ के फंड्स के अकाउंट्स के। इसे तो मीडिया के हवाले, PMLN के, अकबर एस बाबर के हवाले इसलिए नहीं कर सकेगी, मेरा ये ख्याल है, आप एज ए वकील मुझे बताएं, बिकॉज ये अकबर एस बाबर की जो रिपोर्ट थी ऑलरेडी उसमें ये थे नहीं। ये एक ऐसा डेटा है जो ECP के हवाले हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले हो सकता है, ये पब्लिक के, आपके, मीडिया के हवाले नहीं हो सकता। एम आई राइट? देखें डॉक्टर साहब, एब्सोल्युटली यू आर राइट। बात ये है कि ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स थी, ये रेगुलेटरी बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका काम है
तमाम पार्टीज के फंड्स को स्क्रूटनाइज करना, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी कि आर्टिकल 17 में ये और आर्टिकल जो है 218 और 220 में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और उनका ये फरीजा है आर्टिकल 17। सो इसलिए जब ये बात आई तो ये बात बिल्कुल अबस है ये कहना कि जी बारे सबूत जो है बाबर एस अकबर एस बाबर जो है वो बारे सबूत अपना निभा नहीं सके इसलिए जो है वो सबूत नहीं। भाई उनको सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो एक इन्फॉर्मर आ गए, उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग है, और 26 फंड जो है फॉरेन फंड से जिनका जिक्र नहीं था, 26 है, 24 4 वो छोड़ के 22 नहीं है, 26 फॉरेन फंड हैं जिनका इन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया हुआ अपने जो गोशवारे दिए हैं इन्होंने। तो जब ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स का आई तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी मांगा, सारी पार्टीज के। मैं खुद चूंकि इस प्रोसेस से गुजरा हूं और इस केस में मैं खुद वकील था पीपल्स पार्टी की जानिब से, और तीनों की चल रहे थे, मुस्लिम लीग नून का चल रहा था, पीपल्स पार्टी का चल रहा था और पीटीआई के चल रहे थे। तो पीटीआई के ऊपर जो है फॉरेन फंडिंग्स का ये था। फॉरेन फंडिंग इसलिए ग्रेविटी इसकी ज्यादा है, संजीदगी इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो है बाहर के अवामिल आते हैं जो रियासती मफादात के मुतसादिम हों, ऐसी जमात को कोई हक नहीं है। ये जो डिटर्मिनेशन है, ईसीपी तो सिर्फ फंड्स कॉन्फिस्केट कर सकती है और मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर कर सकती है, ईसीपी इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती। क्या कर सकती? जी देखें, डॉक्टर साहब दो चीजें। एक चीज तो ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत की फंडिंग हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है हुकूमत की फंडिंग हो। फॉरेन फंडिंग जो आपकी प्रोहिबिटेड जो उसमें से मद में हो, एक तो ये है ना कि आपकी जायज फंडिंग है, आपने उसका जिक्र नहीं किया है, वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। एक वो है जिसमें इसराइलियों ने जो है कंपनी बनाई हुई है या उनकी मल्टीनेशनल कंपनी में है जिसमें उनका मुझे बताएं कि जिसमें इसराइली फंडिंग है या इंडियन फंडिंग है या किसी और ऐसे मुल्क की फंडिंग है जो पाकिस्तान से जो है उनके तदादात है, वो इसराइली कंपनी $500 मल्टीनेशनल कंपनी आपको क्यों देगी? नकवी अबरार नकवी की आपको क्यों फंड देगी? मुझे बताएं, आपको आपकी पॉलिटिकल पार्टी को। मैं सर यही समझना चाह रहा हूं कि वो फंडिंग कितनी बड़ी है। अगर किसी इसराइली आदमी ने $500 की फंडिंग कर दी है, क्या वो भी केस बन जाएगा? टेक्निकल तो टेक्निकल हुआ ना? नहीं, आप देखें तो सही तरह फंडिंग कितना है। वो 8 वॉल्यूम आप ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग में स्टेट बैंक से स्क्रूटनी कमेटी ने मंगवाए हैं, हम सारों के मंगवाए हैं, हमने भी दिए हैं, हमने भी सर्टिफिकेट दिया है कि कोई इनका पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग का नहीं है, हमने भी दिए हैं लेकर, और इसी तरह उन्होंने पीटीआई के भी लिए हैं, स्क्रूटनी कमेटी ने मंगवाए हैं। आ जाएंगे हमारे सिविल सर्वेंट फ्रेंड को आने दीजिए। हसन खावर साहब, जो ये तारिक फजल चौधरी साहब एम्फसाइज करते हैं और जो कौसर साहब भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि आपने डिक्लेयर किए थे 4 सोर्सेस फंड्स अकाउंट्स, सुप्रीम ईसीपी स्क्रूटनी कमेटी ने ढूंढ लिए हैं 26 स्टेट बैंक की मदद से, ये एक मिस डिक्लेरेशन बन जाता है, इस पे क्या आपका रद्द अमल? अच्छा देखिए, वो तो उसकी बड़ी तफसील फवाद चौधरी साहब ने बता दी थी कि 26 अकाउंट हैं, उसमें से 8 अकाउंट्स हैं जो डोनेशन के थे, जो हमने डिक्लेयर किए हैं, जो सारी बात है उसके अंदर। उसमें से कुछ अकाउंट ऐसे थे जिनका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो जब हमसे इलेक्शन कमीशन पूछेगा हम बता देंगे। कुछ अकाउंट गैर फ़ाल थे और कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो पीटीआई के सब्सिडरी अकाउंट हैं, पार्टी के मेन के अकाउंट्स नहीं है, और उसके अंदर कोई डोनेशन नहीं आई, सिर्फ मेन अकाउंट से खर्चा चलाने के लिए वेलफेयर विंग या कहीं ट्रांसफ़र हुए हैं। ये बात तो उसी दिन इस सवाल का जवाब दे दिया था, और जब इलेक्शन कमीशन पूछेगा यही सवाल का जवाब उनको दे देंगे। जब मुझे आप एक बात डॉक्टर साहब बताएं कि अगर ये जो अकाउंट हैं 8 के अलावा इसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही या कोई डोनेशन नहीं आ रही, तो क्या ज़रूरत है किसी पार्टी को छुपाने के? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त कोशिश ये है, सारा प्रेमाइज सारा फोकस था कि इस जैसे केस में से क्या निकल आएगा, कुछ नहीं निकलेगा। अब हम जो ये दरख्वास्त कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के अकाउंट्स भी सामने रखे जाएं और साथ साथ रख के मुवाजना करें, सब कुछ पब्लिक कर। खोसा साहब ने कि हमने भी सर्टिफिकेशन दी है, हमारे भी अकाउंट्स मंगवाए गए। अभी आपने सुना ना, खोसा साहब कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स मंगवाए गए। मैं तो कह रहा हूं कि उनको पब्लिक हमने सर्टिफिकेट दिया है कि स्टेट बैंक ने
मैं सर आप क्या चाह रहे हैं? आपको मैं तो इसलिए तो कह रहा हूँ, स्टेट फिर बैंक क्या का मजाक सर्टिफिकेट है कि कोई फॉरेन चाहता हूँ। फंडिंग पीपल्स पार्टी की नहीं है। मैं तो नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो फॉरेन फंडिंग की अभी पहले बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तमाम तीनों पार्टियों के अकाउंट जो हैं, तमाम के तमाम हर चीज़ आप लोगों के सामने रख दें। और मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि ये अकाउंट की डिटेल क्या आपको बताएगी, ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर बताएगी पार्टी का, कि एक तरफ एक पार्टी है जिसको 40,000 लोग थोड़े थोड़े अमाउंट्स दे के फंड कर रहे हैं, और एक तरफ दो पार्टियां ऐसी हैं जिसको चंद लोग विद वेस्टेड इंटरेस्ट जो है पैसे दे के चला रहे हैं। यही उनकी सियासत का मॉडल है, यही फ़र्क हमारी सियासत से है। सामने कर दें, लोग खुद देख लेंगे कि क्या फ़र्क है। ये डीएनए एनालिसिस है, ये डीएनए टेस्ट की तरह जब सामने रखे जाएंगे लोगों को पता चल जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने टर्म इस्तेमाल की है, ये डीएनए की टर्म आपने बेसिकली तौर पे हसन खाबर साहब नाज़रीन ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो सियासी ढांचा है, उसकी जो साख्त है और जो दोनों जमातों की सियासी साख्त है, उसमें फ़र्क है। लेकिन अच्छा, आपको क्या शक है कि पीएमएल एंड पीपीपी के टोटल जो स्पॉन्सर्स या फाइनेंसर्स कितने हैं? आपके तो हमने सुन लिया 40,000, इनके कितने हैं? मुट्ठी भर जी, मुट्ठी भर जो मेन पैसे इनके आते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो करते हैं। बिल्कुल, मेरे पास नंबर नहीं है, एक्सेस नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं जी। तारिक फजल चौधरी साहब, आप हमारे नाजरीन को कुछ बता सकते हैं? ये कहते हैं हमें 40,000 लोगों ने 100, 200, 250, 400, $500 करके फंडिंग की है। आपके फंडर वो कहते हैं चंद मुट्ठी भर हैं, चंद लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको दिए हैं। क्या ये सही है? डॉक्टर साहब, पता नहीं हमारे नाजरीन और हमारे दोनों ऑनरेबल पार्टिसिपेंट जो प्रोग्राम में मौजूद हैं इस टर्म को समझ सकेंगे या नहीं, लेकिन चूँकि खाबर साहब ने एक टर्म इस्तेमाल की है डीएनए, तो मुझे और आपको पता है कि डीएनए के अंदर जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। मैं तो चाहता हूँ क्रोमोसोम्स तक चले जाए आप, और जब वो डिटेल आप लेंगे ना, फाइन डिटेल, तो उनके ताने बाने बहुत दाएं बाएं निकल जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि डोनर्स कौन है, किन लोगों ने दी, उनके पीछे क्या इंटरेस्ट थे, पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो लोग जो मैंने कहा ये डीएनए और क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या बोलचाल लाना चाहते थे। और बिलखुसूस पाकिस्तान के आज के हालात देख के मुझे कम अज़ कम एज अ पोलिटिकल वर्कर पूरा यकीन है कि ये सारे का सारा एक मैनेज्ड प्रोग्राम था। पाकिस्तान का पॉलिटिकल, पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पाकिस्तान का सोशल स्ट्रक्चर तबाह करने का एक प्रोग्राम था जो कि 70-80% तक इम्प्लीमेंट हो चुका है। अल्लाह ताला माफ़ करे कि यहाँ भी ये सिलसिला रुक जाए और मुल्क हमारा दोबारा कोई तरक्की की सफ़र की तरफ जाए, वरना ये सारा मुझे एक मैनेज्ड प्रोग्राम लग रहा है। जिस तेज़ी के साथ हम तनज़्ज़ुली की तरफ गए हैं, एक फलता फूलता पाकिस्तान, मैनेज प्रोग्राम किसका है? आप कह रहे हैं ये तहरीक इंसाफ, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, और वो देखें कि हालात कहाँ पहुंच गए हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की तश्कील जो है ये कोई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद ने की हुई है, इस तरह की कोई चीज आपको ज़हन में आ रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर उनकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं कि मैंने एक बिलउमूम एक बात की है। हमारे फंड रेजिंग कैसे होती है, हमें कौन लोग फंड करते हैं, हम बिल्कुल नहीं छुपाएंगे। हमने कोई किसी तरह की दरखास्त नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 7 साल से ये केस लटका रही है, और अगर ये इतना ही सादा है कि ये हमारे अकाउंट हैं और बाकी गैर फाल थे, बाकी बंद थे, मैं टेक्निकल बात पे दोबारा आ जाता हूँ, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने कहा फिर तो ये 1 महीने की मार थी। ये केस 7 साल हो गए मेरा ख्याल है इस केस को। आप खुद देखें किस वक्त दाखिल हुआ था, 2014 से चल रहा है, बड़ा लंबा केस है, वो आपके सामने है। ठीक, 2013 से। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आप खुद ब्रेक लेनी है कि मतलब कोई अकल में आने वाली बात है कि आप मुकम्मल गवर्नमेंट ने कोशिश की है, तहरीक इंसाफ की अपना पॉलिटिकल पार्टी ने, कि जितना से डिले हो सके करते जाएं, फैक्ट्स नहीं दिए, तारीखें दी, फिर ये भी दरखास्तें दी कि इसकी प्रोसीडिंग्स को पब्लिक ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन के पास ये दरखास्तें तहरीक इंसाफ की मौजूद हैं कि इस केस की प्रोसीडिंग्स को पब्लिक ना किया जाए। तो किस बात को आप छुपाना चाह रहे हैं? अगर ये इतनी सादी है, मुझे ब्रेक लेने दें, 4 अकाउंट में पैसे हैं, बाकी में पैसे नहीं आए, तो बात खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, बड़ी बिल्कुल अपना मजेदार डिस्कशन है ये। मुझे ब्रेक लेने दें, बाद हमारे पास 7-8 मिनट होंगे, इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इसके साथ ही अब ये भी चीज़ है कि हुकूमत ने ये इशू भी उठा दिया है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक एफिडेविट दिया, वो जाली साबित हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, वो मुकर गए उस चीज़ से। उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब का वो टुकड़ा उनकी प्रेस ब्रीफिंग का सुना चुका हूं, जहां उन्होंने बहुत ही अज़म से कहा है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, कैबिनेट ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एफिडेविट दिया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनको वापस लेकर आएंगे, वो सब एक फ्रॉड था। उस हवाले से हुकूमत जो है अदालत की तरफ रुजू कर रही है। इसे हुकूमत हासिल क्या कर पाएगी, मैं बहुत क्विकली समझना चाहूंगा जनाब हसन खाबर साहब से। हसन खाबर साहब, यू हैव बीन अ लॉ ऑफिसर, क्या गवर्नमेंट का मकसद है? मतलब ये बात को तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट दिया था, और ये बात भी वाजह है कि नवाज शरीफ साहब ने इलाज अपना नहीं कराया, लेकिन अचानक इस स्टेज पे आपको क्यों ये ख्याल है, क्या हासिल करना चाहते हैं, मकसद क्या? देखिए, मकसद यही है कि एक शख्स जो बाहर गया हुआ है, और नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि जो वादा करके गए थे उन्होंने वापस आना था, वो नहीं आए, उनको वापस लाना है। और उनके ज़मानती जो थे वो शहबाज शरीफ साहब थे। तो जाहिर है ये तो कानून का बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। लतीफ़ खोसा साहब भी बैठे हैं इधर, उनसे भी आप राय ले सकते हैं। तो ज़मानती कोई पकड़ेंगे, उनसे ही पूछेंगे कि जी आपने ये जो एक वादा किया था, जो ज़मानत दी थी, क्यों ना इसको कॉल किया जाए, क्योंकि आप उनको वो वापस नहीं आ रहे। लेकिन वो जमानत के तो पता नहीं 50 रुपए रखे थे कोर्ट ने, या क्या 50,000 रखे थे? वो तो हुकूमत चाहती थी कई अरब रुपए रखे थे, जमानत है ना। अच्छा जी जी, देखिए ये पैसे का मामला नहीं है, जमानत थी उनका। इसके नतीजे में क्या शहबाज शरीफ साहब जो है उन पे भी 62(1)(f) लग सकता है? वो भी सादिक अमीन नहीं रहते, वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मकसद क्या है, गोल क्या है, हासिल क्या करें? नहीं, देखिए मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि कानूनदान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि 62 लग सकता है कि नहीं लग सकता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे उन पे आर्टिकल 62 लग सकता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने जब एक शख्स को जाने दिया एक दूसरे की शख्सी ज़मानत के ऊपर, वो वापस आए नहीं, जो ज़मानत देने वाला शख्स है इधर है, तो अदालत में जाएंगे कि भाई इनसे पूछें इन्होंने किस बेस पर ज़मानत दी थी और क्या हो सकता है। तो ये कानूनी चालाजोई करना तो हमारा हक है। अच्छा ठीक है। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, देखिए मैं एक बात आपको वाली वो जो जी क्या कहें, बात मैं आपको बता दूं कि जी मैं ये कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब जो है वो आएंगे नहीं, चाहे उसके लिए छोटे भाई को जेल जाना पड़े। और मैंने पहले भी ये बात की है कि अगर हम उनको ले आए तो शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली दर हकीकत हमारे शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि उनको कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा खोसा साहब, अब शहबाज शरीफ साहब ने, अब पहले जो सारी हमारी डिबेट हो रही थी 8 वॉल्यूम्स इमरान खान ने एफिडेविट दिए, अब दूसरी तरफ से सिचुएशन आ जाती है कि शहबाज शरीफ साहब ने माफ कीजिएगा इन राइटिंग एक एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने गारंटी दी अदालत के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 17-18 महीने में इलाज नाम की कोई चीज़ वहाँ से नहीं कराई, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, किसी को टर्शरी केयर बड़े हॉस्पिटल में नहीं गए, कोई उन्होंने एंजियोप्लास्टी नहीं कराई, कोई एंजियोग्राफी नहीं कराई, कोई सर्जरी नहीं कराई, कोई प्रोसीजर नहीं कराया, पता नहीं दवाइयाँ भी खाई कि नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब की सिचुएशन बड़ी अनटेनेबल हो जाती है, अब हुकूमत उसको एक्सपोज करना चाहती है, क्या हुकूमत हासिल कर पाएगी? कुछ भी नहीं, हुकूमत कुछ भी नहीं हासिल कर पाएगी। देखिए एक बात तो ये है कि जब जमानत कोई देता है तो अगर वो जमानत के शराइत को पूरा नहीं करता तो वो अगर कोई बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड कॉन्फिस्केट हो जाता है। अब क्या हुआ इस केस में कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब के उन्होंने वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकाल दिए, उनके खिलाफ 87-88 की कार्रवाई हो गई, जब्ती कुर्की की कार्रवाई हो गई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसे कंजाइन कर दिया कि जब वो आएंगे मुसल बरामद होएगी, उस वक्त तक जो है वारंट्स उनके परपिचुअल निकाल दिए। यही कुछ कर सकती है अदालत, यही कानून इस चीज का मुतकाज़ी है। और अगर किसी ने बॉन्ड दिया हो, मचलता दिया हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, क्या शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं हो सकता शहबाज शरीफ साहब, नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हो सकते। एक तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं, उन्होंने जो दिया है, जो मैंने पढ़ा है, आपने भी देखा होगा, वो ये कहा है कि जब वो ठीक होंगे और उनको उनके मुआलिज जो है तस्दीक करेंगे कि वो सेहतयाब होकर सफ़र करने के काबिल हैं तो वो आ जाएंगे। ये मशरूत है बहुत सारे मफरूज़ों पर। पहले वो शराइत तो पूरी कर लें, और फिर अगर नहीं भी करते तो भी उस पर जो है इखलाकी बात तो हो सकती है
क्योंकि जमानत का कानून ये है कि अगर आप मचलका 10 लाख का देते हो, 20 लाख का देते हो, तो अदालत ज्यादा से ज्यादा उस मचलके को जब्त कर सकती है, उस अमाउंट को वो सरकार के खाते में कॉन्फिस्केट कर सकती है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनकी जो है वो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती अदालत इसमें। और फिर वैसे भी वो अगर बुलाया भी जाए उन्हें, तो अदालत यही कहेगी भाई कानून है, अपना रास्ता लेगा। भले एक शख्स ने जो है जमानत दी है लेकिन वो जमानत पर पूरा नहीं उतरा है, तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई यही है कि उसका मचलका जब्त हो जाएगा, ना वो जेल जाएगा, ना उसके खिलाफ कोई और कार्रवाई हो सकती है। बाकी दुनिया के ममालिक में तो जब कोई किसी का बॉन्डमैन बनता है तो उसकी खासी जिम्मेदारी बन जाती है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आपका मतलब पाकिस्तान के कानून में नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ा क्लियर है कानून कि अगर आप 1 लाख का मचलका देते हो किसी का कि मैं इसका जामिन हूं और ये अदालत में पेशियां जो है कार्रवाई में मुकम्मल ताब फैसला आता रहेगा, नहीं आता तो वो 1 लाख जब्त हो जाएगा, उस पर यही कार्रवाई हो सकती है। ये नहीं है कि उसको उसके मुआवजे में अंदर बंद कर देंगे या पाबा सलासल करेंगे, ऐसा नहीं है हमारे कानून। और हमारा वी आर रेगुलेटेड बाय ए कोडिफाइड लॉ। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये तो अब सुन के ऐसा लग रहा है खसफोदा साहब को कि अदालत ने शुरू में ही शहबाज शरीफ साहब पे बड़ी मेहरबानी कर दी और शायद चंद पैसे ही उनको जमा करवाने पड़े, उनको जाती तौर पे कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ की तो मूव ऐसे लग रही है कि इखलाकी तौर पर वो आपको एक्सपोज गंदा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ सब चले गए, बार बार इसका जिक्र होगा, चर्चा होगा, 17-18 महीनों में 2 साल में उन्होंने कोई इलाज तो कराया नहीं, किसी टर्शरी केयर, और आप चूंकि डॉक्टर हैं तो आप समझते हैं इस टर्म को कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल से तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाया नहीं, उसकी कोई सर्टिफिकेशन आई नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने शख्सी गारंटी दी हुई थी, वो भी कुछ नहीं कर सके, तो आपको गंदा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, उस हुकूमत की हालत काबिल रहम होती है कि जिसे अपनी कारकर्दगी बयान करने की बजाय टीवी टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने कारनामे बयान करने की बजाय, अपने रिफॉर्म्स बयान करने की बजाय तमाम वक्त अपोजिशन का जिक्र करना पड़े, उस हुकूमत की हालत काबिल रहम होती है, क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल फारिग लोग होते हैं जो अपना तमाम वक्त मीडिया पे अपोजिशन को गालियां देने में, गड़े मुर्दे उखाड़ने में, उनको तोहमतें लगाने में, बहतान लगाने में, और ये तोहमत और बहतान इस कदर लगा चुके हैं कि नौसत तारी हो चुकी है पूरे सिस्टम के ऊपर। आए रोज़ आपको नए नए हादसे नज़र आते हैं, अल्लाह माफ़ करे, आए रोज़ आपको निज़ाम मज़ीद बिगड़ता हुआ नज़र आता है। अब जो अभी ये टेक्निकल बात हो रही है, लॉ पॉइंट पे बात हो रही है, मियां नवाज शरीफ साहब कैसे गए, आपकी कमेटी ने, आपकी जो कायम करदा थी उसने खुद भेजा, उनके तमाम टेस्ट लेके भेजा। अच्छा, फिर शहबाज साहब उनके गारंटर हैं, मैं भी उनका गारंटर हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का, और भी हमारे इस्लामाबाद में लोग उनके गारंटर हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, नहीं होती, ये सारे कानूनी मैटर्स हैं। आप भेज दें मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपकी लॉ है, जो भी है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, और आप काम करें भाई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी की सारी, एक को गालियां, दूसरे को गालियां, ये भी उन गालियों का तसलसल है और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। फारिग लोगों का यही काम होता है, और मेरी दुआ है कि ये जितने दिन भी और हैं, चंद हफ्ते हैं, चंद महीने हैं, ये इसी तरह जुटे रहें और लोगों को इनके असल चेहरे और इनके असल कारनामे पता चलते रहें कि क्या लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। मेरी तो ये दुआ है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत इंटरेस्टिंग आपका मौक़िफ़ है। वक्त हमारा खत्म हो गया। आपने PMLN, PPP और PTI का मौक़िफ़, आपने सब इसके दोनों साइड देखी। ये बेसिकली कानून और अखलाकियात की एक बहस इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की सियासत में। फैसला हमेशा एक तरह आपका है। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।